चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया पार्ट 3। आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग करेंगे जीएसपी, एएसपी, कंपनसेशन सेस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है जीएसपी और एएसपी। जीएसपी क्या है? तो जीएसपी का मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। दीज आर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स दैट हेल्प टैक्स पेयर्स comply with GST laws by providing APIs and solutions for filing GST returns। सीधा सीधी समझो, जीएसपी क्या है? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है जो टैक्स पेयर को जीएसटी फाइलिंग या जीएसटी के संबंध में जो भी एक्टिविटीज़ करने होते हैं उसके लिए वो हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे जीएसटी फाइलिंग करना हो, इनवॉइस जनरेट करना हो, जीएसटी रिकॉन्सिलेशन करना हो, तो इसमें जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर टैक्स पेयर को हेल्प करता है। एएसपी क्या है? एएसपी का मतलब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो जीएसपी का यूज करता है। एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे मान लो टैली प्राइम। तो टैली प्राइम क्या है? एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रेडर जितना भी परचेज करेगा और जितना भी सेल करेगा, उसके जितने भी परचेज और सेल पे जीएसटी लगाए गए उसका एक जीएसटी रिपोर्ट बनाया जाता है। तो जीएसटी रिपोर्ट के आधार पर जो टैक्स पेयर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको जीएसटी फाइलिंग करने में सुविधा होती है, आसानी होती है। तो दो तरह का सर्विस प्रोवाइडर है, एक हो गया जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर और एक हो गया आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये दोनों प्रोवाइडर्स टैक्स पेयर को हेल्प करता है जीएसटी फाइलिंग करने में, इनवॉइस जनरेट करने में, जीएसटी रिकॉन्सिलेशन करने में। तो और कुछ है नहीं इस टॉपिक पे, तो आप लोग पढ़ लोगे। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस का मतलब होता है एडिशनल टैक्स लेविड ऑन सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब हो गया जैसे लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड्स जो होते हैं उस पर जीएसटी तो लगाए ही जाते हैं, कुछ एडिशनल टैक्सेज भी लगाए जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। कंपनसेशन सेस आपका इम्प्लीमेंट हुआ है 5 ईयर के लिए, जुलाई 2017 से आपका, तो इसको ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे लग्जरी कार है, मान लो उसका 50 लाख कॉस्ट है और मान लो सप्लाई हो रहा है, तो लग्जरी कार पे क्या जीएसटी तो लगेगा ही। मान लो 28% है, तो 50 लाख का 28% यानी 14 लाख आपका जीएसटी लग गया। साथ में चूँकि लग्जरी आइटम है तो इस पर कंपनसेशन सेस भी लगाएगा। मान लो 15% कंपनसेशन सेस है, तो 50 लाख का 15% कितना हो गया? 7,50,000। तो टोटल टैक्स कितना लगाया गया लग्जरी कार पे? 14 लाख आपका हो गया जीएसटी और 7,50,000 हो गया आपका एडिशनल टैक्स यानी कि कंपनसेशन। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 21,50,000। तो 50 लाख के कार पे 21,50,000 का क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। तो यही कंपनसेशन सेस है, एडिशनल टैक्स। मतलब लग्जरी आइटम है तो उस पर जीएसटी तो लगाया ही जाएगा, उसके अलावा एडिशनल टैक्स भी लगाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंपनसेशन सेस। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 5 सालों के लिए, 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट है तुम्हारा आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 265 क्या कहता है? तो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वह जीएसटी का कलेक्शन तभी करेगी जब लॉ बना हो जीएसटी पे। जैसे मान लो जीएसटी पे है, मान लो जैसे आप ले लो लैपटॉप, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, लैपटॉप पे मान लो 28% के रेट से जीएसटी कलेक्ट करना है, जिसमें 14% सेंट्रल गवर्नमेंट, 14% क्या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। तो ये लॉ बना हुआ है कि जीएसटी लैपटॉप पे 28% के रेट से जीएसटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इसी लॉ को फॉलो करके 28% के रेट से जीएसटी कलेक्ट करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है, मान लो लैपटॉप पे 40% के रेट से जीएसटी लगा रही है, तो ये इनवैलिड टैक्स होगा। ये आर्टिकल 265 का वायलेशन है क्योंकि आप लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो लॉ के अनुसार ही जीएसटी का कलेक्शन करना होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। टैक्सेस लाइक जीएसटी आर वैलिड बिकॉज दे आर बैक्ड बाय लॉ। यानी कि जीएसटी जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाती है वैलिड टैक्स है क्योंकि इसके लिए लॉ बनाया गया है। जैसे CGST के लिए CGST एक्ट, SGST के लिए SGST एक्ट, IGST के लिए IGST एक्ट। मान लो CGST लगाया जाता है तो CGST एक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, SGST लगाया जाता है तो SGST एक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, IGST लगाया जाता है तो IGST एक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और ये सब
कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा बेहतर समझोगे। जैसे जीएसटी मान लो लैपटॉप पे 18% लग रहा है, मान लो एग्जाम्पल, जीएसटी लैपटॉप पे कितने परसेंट? 18%। तो ये ऑथराइज बाय द लॉ है, तो ये वैलिड टैक्स हो गया। लेकिन इनवैलिड कब होगा? यही लैपटॉप पे 25% के रेट से आप जीएसटी लगा रहे हो, तो ये इनवैलिड टैक्स हो जाएगा। आर्टिकल 265 का वायलेशन होगा। तो इसको फॉलो करके ही, आर्टिकल 265 को फॉलो करके ही आप जीएसटी लगा सकते हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 245। 245 क्या कहता है? तो इट डिफाइंस द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मेक लॉ। यानी कि आर्टिकल 245 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अधिकार दिया गया है कि वो जीएसटी पे लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के कुछ पार्ट के लिए जीएसटी पे लॉ बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए या स्टेट के कुछ पार्ट के लिए जीएसटी पे लॉ बना सकती है। और दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास पावर होता है जीएसटी के संबंध में लॉ बनाए, जीएसटी पे लॉ बनाए। और जीएसटी कंकरेंट टैक्स होता है, क्योंकि दोनों साथ साथ लगाती है जीएसटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ साथ मिलकर जीएसटी लगाती है। जैसे 18% किसी गुड्स पर जीएसटी लग रहा है, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 9% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जाम्पल देखो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग सीजीएसटी लगाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एसजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग एसजीएसटी लगाएगा। और आईजीएसटी कौन लगाता है, कौन कलेक्ट करता है? तो आईजीएसटी कलेक्ट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिस स्टेट में कंज्यूम्ड हुआ है उस स्टेट में शेयर हो जाता है। तो ये इसके लिए एक अलग से सेपरेट एक्ट बना हुआ है। तो आर्टिकल 245 सीधा सीधी कहता है कि जीएसटी के संबंध में जो भी लॉ बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है। दोनों साथ साथ मिलकर जीएसटी लगा सकते हैं, और दोनों साथ साथ मिलकर जीएसटी का कलेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? तो इट डील्स विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि जीएसटी लगाने का, जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट को हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार है और स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है। बिफोर जीएसटी आने से पहले जैसे एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था, वो कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैट जो है कौन लगाती थी? स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज पर एक कॉमन टैक्स लगाया जाता है जीएसटी, जिसको दोनों गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 246A। दोनों को साथ साथ अधिकार दिए गए हैं कि वो जीएसटी लगाए, जीएसटी कलेक्शन करे, जीएसटी पर लॉ बनाए। एग्जाम्पल देखोगे आप लोग, जैसे ओल्ड सिस्टम क्या था कि गुड्स पे जो वैट लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, और एक्साइज ड्यूटी जो गुड्स पे लगाए जाते थे वो कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था। लेकिन आर्टिकल 246 मतलब नया अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जब जीएसटी आया, आफ्टर जीएसटी दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास पावर है कि वो जीएसटी लगाए, जीएसटी का कलेक्शन करे। तो यही है आपका आर्टिकल 246। नेक्स्ट आर्टिकल 246A वही है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पे। आर्टिकल 246A क्या अधिकार देता है? तो दोनों को बराबर अधिकार देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो जीएसटी पे नियम बना सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं, जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जीएसटी क्या है? कंकरेंट टैक्स होता है। कंकरेंट पावर का मतलब दोनों के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे, कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाए, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी जीएसटी लगाएगा जीएसटी कलेक्ट करना, जीएसटी लगाना, ये दोनों को एक समान अधिकार दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। स्टेट गवर्नमेंट कब लगाएगा जीएसटी? जब उस स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट और इंटर स्टेट ऑन ट्रेड। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट है आईजीएसटी, इसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लगाती है, आईजीएसटी कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा बेहतर समझोगे, जैसे इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब लोकल सप्लाई एक ही स्टेट में। तो एक बिजनेस क्या कर रहा है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गुड्स बेच रहा है, तो क्या लगेगा? महाराष्ट्र क्या लगाएगा? जो स्टेट गवर्नमेंट है एसजीएसटी लगाएगा।
और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगा, CGST लगाएगा आर्टिकल 246A के अकॉर्डिंग। और इंटर स्टेट सप्लाई में मान लो एक बिजनेस है जैसे महाराष्ट्र का और गुजरात सेल कर रहा है तो IGST लगाएगा, और ये IGST कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। और जिस स्टेट में कंज्यूम्ड होगा, मतलब किस स्टेट में बेचा गया, गुजरात, तो गुजरात स्टेट के साथ क्या होगा, GST रेवेन्यू शेयर हो जाएगा। तो ये सारा आपका था आर्टिकल 246 से। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं करते हो तो माना जाएगा कि आर्टिकल 246A का वायलेशन किया जा रहा है, आप लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हो। नेक्स्ट, आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A डील्स विद द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब IGST जो है, IGST के संबंध में जो भी नियम है वो मेंशन है, वो डिफाइन है आर्टिकल 269A में। इसमें क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो IGST लगाएगा। और IGST कब लगेगा, जब सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हो। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो तो IGST लगाया जाएगा, और ये कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। और इसका कलेक्शन भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगा। और जिस स्टेट में कंज्यूम्ड होता है उस स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, GST रेवेन्यू को शेयर कर लेगी। यही है बेसिकली आर्टिकल 269A। पढ़ लेते हैं। लेवी एंड कलेक्शन, GST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, एक बिजनेस है दिल्ली का, वो गुड्स बेचता है कस्टमर को जो कि महाराष्ट्र का है, तो IGST लगाएगा। और IGST का कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर जिस स्टेट में कंज्यूम्ड हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में कंज्यूम्ड हो रहा है, तो महाराष्ट्र स्टेट के साथ GST रेवेन्यू का शेयरिंग भी हो जाएगा। तो ये है आर्टिकल 269A। अब हम लोग टेस्ट योर नॉलेज करते हैं। एक हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर है 6। अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड। जैसे देखो एग्जांपल ले लो, मान लो एक ट्रेडर है, वो क्या किया, 10,000 वैल्यू का गुड्स खरीदा। मान लो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अभी इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, मान लो 9%। तो 10,000 का 9%, 900 CGST और 900 SGST, यानी 11,800। ये ट्रेडर ने क्या किया, परचेज किया तो पेड करना पड़ा। तो GST इसने कितना पेड किया, 1,800 पेड किया। GST कितना पेड किया, 1,800। अब यही ट्रेडर क्या कर रहा है, अब सेल कर रहा है। ये तो हो गया परचेज। अब यही ट्रेडर मान लो सेल कर रहा है, मान लो 20,000 में, तो वैल्यू 20,000 हो गया। और लोकल सेल है, मतलब एक ही स्टेट में, इंट्रा स्टेट, तो CGST मान लो 9%, तो 20,000 का 9% 1,800। और SGST भी क्या होगा, 9% 1,800, तो 23,600। तो इस बार GST क्या हुआ, 3,600, 18 3,600 कौन कलेक्ट किया, वही ट्रेडर ने, सेम ट्रेडर ने ये 3,600 क्या हुआ, कलेक्ट किया। अब गवर्नमेंट को पेमेंट कितना करना पड़ेगा इसको, तो 3,600 तो इसने कलेक्ट किया है, और ये 1,800 ऑलरेडी पेड कर दिया है GST, तो ITC करवा लेगा। इसके पास ITC का ऑप्शन है, तो 1,800 ही इसको गवर्नमेंट को पेड करना होगा। अब ये जो ट्रेडर सेल किया है, सेल किसको किया होगा, कोई कस्टमर को किया होगा। तो कस्टमर यानी कि जब खरीदा था तो उसको कितना देना पड़ा, 23,600 देना पड़ा, जिसमें गुड्स का वैल्यू 20,000। अब पूरा का पूरा 3,600 किसको देना पड़ा, कस्टमर को देना पड़ा। मतलब कि सीधा सीधी समझो कि GST का बर्डन किस पे जाता है, कस्टमर पे जाता है। अब ये ITC नहीं करवा सकता है क्योंकि ये GST रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो बेसिकली जो कंज्यूम करते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उसी पर GST का बर्डन होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स। बिल्कुल सही, वैल्यू एडिशन, इन वैल्यू पे ही टैक्स ऐड किए जाते हैं। और बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। जो कस्टमर होता है उसी पे टैक्स का बर्डन है। इस पे तो टैक्स का बर्डन हुआ ही नहीं। इसको सिर्फ कितना देना पड़ा, 3,600 में तो 1,800 पेड कर, सिर्फ 1,800 ही कलेक्ट किया ना। या खुद से अपना पॉकेट से पैसा थोड़ी दे रहा है, ये किससे कलेक्ट करके दे रहा है, कस्टमर से कलेक्ट करके दे रहा है। तो ट्रेडर को तो कुछ लगा नहीं, GST देना नहीं पड़ा। GST फाइनली अमाउंट किसको देना पड़ा, कस्टमर को देना पड़ा। तो वही बर्डन होता है फाइनल कंज्यूमर पे। तो पढ़ लेते हैं पूरा स्टेटमेंट अच्छे से। द स्टेटमेंट इज लार्जली वैलिड। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट क्या आपका वैलिड है।
Under the goods and services tax system, which operates on the principle of taxing only value addition at each stage of production and distribution। देखो मान लो दो सप्लाई चेन, एक परचेज है तो 10,000 पे टैक्स लगा, सेल किया गया तो वैल्यू कितना 20,000 पे टैक्स लगा। तो हर स्टेज का जो वैल्यू पे होता है उसी वैल्यू पे जीएसटी लगाए जाते हैं, जीएसटी ऐड होता है। एंड शिफ्टिंग द फाइनल टैक्स बर्डन टू द एंड कंज्यूमर। और किस पे शिफ्ट कर दिया गया, 3600 किससे लिया गया, कस्टमर से लिया गया। पूरा का पूरा टैक्स का अमाउंट कस्टमर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, तो वही है बेसिकली, आपका आंसर वही हो गया। एक और आप ऐड कर लोगे आंसर में, कुछ वैल्यू एडिशन टैक्स लिख दोगे या बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। वैल्यू एडिशन टैक्स क्या है, जीएसटी इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, बिल्कुल सही। बट ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट दैट स्टेज। बिजनेस क्या कर सकती है, अगर उसने जीएसटी पेड किया है तो आईटीसी करवा लेगा। और बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, तो फाइनल टैक्स बर्डन हो किस पे शिफ्ट हो गया, एंड कंज्यूमर पे, जो गुड्स का कंजम्पशन करेगा, सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा। तो जो भी टैक्सेज उसने लगाए हैं या जो भी टैक्सेज उसने पेड किया वो बाद में किस पे शिफ्ट कर देता है, कंज्यूमर पे टैक्स शिफ्ट कर देता है। इसलिए कह सकते हैं जीएसटी क्या है, कंज्यूमर पे बर्डन है। तो सही स्टेटमेंट था। तो ये था हमारा पार्ट 3। एक एग्जाम्पल है इसका, देख लोगे। मैन्युफैक्चरर क्या किया, रॉ मटेरियल, वही चीज़ जो हम बताया वही है आपका है, जो ये वाला हमने बताया, ये बिल्कुल यही वाला आप लोग स्टडी कर लोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6, पूरा थ्योरी क्वेश्चन है ये। तो ये था जीएसटी चैप्टर 1 का पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।